हेलो एंड वेलकम टू डायनेमिक साइंस लेक्चर्स। और इस बीएससी सेकेंड ईयर ऑप्टिक्स की लेक्चर सीरीज में हम पढ़ रहे थे हाफ पीरियड एलिमेंट्स, या फिर कह सकते हो हाफ पीरियड जोन्स। ठीक है, और वो किसका पार्ट है? वो पार्ट है फ्रेनेल्स डिफ्रैक्शन का। ठीक है, फ्रेनेल्स डिफ्रैक्शन में हम पढ़ रहे थे हाफ पीरियड जोन्स। उसमें हमने क्या कंसीडर किया था? हमने कंसीडर किया था एक स्फेरिकल वेव फ्रंट था। ठीक है, एक स्फेरिकल वेव फ्रंट था। वो किस पर इंसिडेंट हो रहा था? एक ऑब्स्टिकल ए बी के ऊपर। ठीक है, एक ऑब्स्टिकल ए बी के ऊपर। और वहां से हमने ये देखना था, मान लो ये यहां है, तो इसका इंटेंसिटी इन पॉइंट सी डी के बाहर क्या होना चाहिए? 0 होना चाहिए। अगर आपका लाइट है वो स्ट्रिक्टली रेक्टिलिनियर आपका नेचर है, वो फॉलो करता है, तब इस पॉइंट सी और डी के बाहर इंटेंसिटी 0 हो जाना चाहिए। लेकिन हमने ये देखा कि डिफ्रैक्शन की वजह से वो जो इंटेंसिटी है इस पॉइंट सी के बाहर भी कुछ ना कुछ इंटेंसिटी आता है। वो कैसे आता है वो हम इस हाफ पीरियड जोन से एक्सप्लेन कर रहे थे। ठीक है, इसके लिए हमने क्या किया, वो वेव फ्रंट जो स्फेरिकल वेव फ्रंट था उसको हमने एज ए प्लेन वेव फ्रंट में कन्वर्ट किया। ठीक है, उसके बाद हमने ये माना कि वो कुछ सर्कुलर एलिमेंट से मिलके बना है वो वेव फ्रंट। ठीक है, वो वेव फ्रंट किससे मिलके बना है? सर्कुलर आपके एलिमेंट से मिलके बना है। और उसकी जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है पॉइंट पी से वो थी बी। उसके बाद जो आपके जो सक्सेसिव जो एलिमेंट थे, ठीक है, उनकी जो डिस्टेंस थी वो आपके जो एवरेज डिस्टेंस थी वो λ/2 से क्या हो रही थी? इंक्रीज हो रही थी। ठीक है ना, समझ गए? इतनी बात थी। और हमारा जो फाइनल रिजल्ट आया था, जहां तक हमने कर लिया, वो था y इक्वल्स टू क्या था? द टोटल रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट एट p। ठीक है, इस पॉइंट p पे वो आया था आपका एम्पलीट्यूड a साइन ओमेगा t माइनस फाइव, जहां पर a था आपका a1 माइनस a2 प्लस a3 माइनस a4 प्लस में प्लस माइनस an। देखो भाई, जिसने पिछला लेक्चर नहीं देखा वो पहले जाके वो देखो, क्योंकि तभी आपको ये समझ आएगा। ठीक है, ये रिजल्ट कहां से आया, किस तरह से आया, इसके लिए आपको पिछले लेक्चर देखने पड़ेंगे। ठीक है, अब देखो, अब हम क्या बता रहे हैं कि जो मैग्नीट्यूड है, जो आपके a1 a2 a3, ये जो मैग्नीट्यूड है वो 3 फैक्टर के ऊपर डिपेंड करते हैं। ठीक है, 3 फैक्टर के ऊपर डिपेंड करते हैं। पहला तो है एरिया। ठीक है, ये जो आपके एलिमेंट है, हाफ पीरियड एलिमेंट है, इनका एरिया पे डिपेंड करता है। ठीक है, दूसरा है आपका डिस्टेंस और तीसरा है आपका ऑब्लिगिटी। ठीक है, तो पहले बात करते हैं एरिया की। एरिया देखो, हम अभी क्या मान रहे हैं कि सबसे पहले ये देखना है कि जो हाफ पीरियड एलिमेंट्स हैं, ठीक है, क्या इनका एरिया एन पे डिपेंड करता है? देखो, ये आपका पहला हाफ पीरियड एलिमेंट था, ये दूसरा था, ये तीसरा था। तो इस तरह से जैसे जैसे नंबर बढ़ रहा है तो क्या एरिया भी आपका वेरी कर रहा है? सबसे पहले तो हमें ये देखना है ना, क्योंकि अगर एरिया वेरी करेगा तो इसका मतलब यहां पर जो रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड है वो भी वेरी करेगा। ठीक है, तो सबसे पहले एरिया देखते हैं। हम देखते हैं nth एलिमेंट का एरिया, एरिया ऑफ nth एलिमेंट। वो कैसे देखेंगे? वो देखेंगे, मान लीजिए ये आपकी nth आपका एलिमेंट है। ठीक है, तो हम क्या देख लेंगे? इसका रेडियस। सही है ना? देखो, पहला तो इस वाले, देखो ये क्या है? एक कोसेंट्रिक सर्किल्स है। ठीक है, यहां से क्या दिख रहा है? कोसेंट्रिक सर्किल्स है जिनका सेंटर है O। ठीक है, तो सबसे पहले क्या देखेंगे? इसका आपका एरिया देखेंगे। ठीक है, और माइनस इसका एरिया। ठीक है, बाहर वाले का एरिया माइनस अंदर वाले का एरिया, सीधी सी बात है ना? उससे क्या हो जाएगा? इस nth एलिमेंट का एरिया आ जाएगा। ठीक है, उसके लिए हम क्या करेंगे? देखो, एरिया ऑफ nth एलिमेंट वो क्या आएगा? पाई आर एन स्क्वायर। ठीक है, एनएच का क्या आएगा? पाई आर एन स्क्वायर माइनस पाई आर एन माइनस 1 स्क्वायर। यही तो आएगा। अब भाई, अब क्या देख लो, अब हमें यहां से आर एन और आर एन प्लस आर एन माइनस 1 की वैल्यू चाहिए। तो देखो, आर एन स्क्वायर कैसे निकालते हैं?
यहां से मान लीजिए ये पूरा क्या है, देखो मैं यहां से इसको बड़ा करके लिखता हूं, ये जो है ये क्या होगा, आर एन होगा, और जो इतना है वो होगा आपके आर एन माइनस वन। ठीक है, तो आर एन स्क्वायर कैसे निकालेंगे हम, देखो ये वाला टोटल डिस्टेंस कितना था बताओ भाई, ये वाला टोटल डिस्टेंस, हाँ ये हमने आर एन मान लिया, लेकिन अब हम क्या लगाएंगे, हाइपोटेनस स्क्वायर, ठीक है, माइनस बेस का स्क्वायर, यही तो करेंगे। तो यहां से हाइपोटेनस क्या था, बी प्लस एन लैम्डा बाई टू, यही तो था, तो लिख दो भाई बी प्लस एन लैम्डा बाई टू का होल स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, सोल्व कर लो, क्या आएगा, बी स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर लैम्डा स्क्वायर अपॉन 4 प्लस एन बी लैम्डा माइनस बी स्क्वायर, आ गया, बी स्क्वायर से गया बी स्क्वायर। अब बात है कि देखो भाई आपका एन बहुत लार्ज है, तो इसका मतलब ये वाला वैल्यू क्या होगा, लार्ज होगा, लेकिन जो लैम्डा स्क्वायर है वो क्या है, बहुत स्मॉल है। ठीक है, यहां से एन का तो उतना ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन लैम्डा का ज्यादा फर्क पड़ेगा, लैम्डा क्या है, बहुत स्मॉल है, तो इसलिए लैम्डा स्क्वायर क्या हो जाएगा, स्मॉल हो जाएगा, इसको हम क्या कर देंगे, नेग्लेक्ट कर देंगे। तो जो हमारा आर एन स्क्वायर आ गया वो आ गया, ये आर एन स्क्वायर आ गया एन बी लैम्डा। ठीक है, और यहां से आपका आर एन माइनस वन स्क्वायर क्या आएगा, एन माइनस वन बी लैम्डा। ठीक है, तो वही निकाल दो एरिया। अब यहां से एरिया क्या आ जाएगा आपका, एरिया इक्वल्स टू आ जाएगा पाई, आर एन कितना हो गया, एन स्क्वायर बी स्क्वायर लैम्डा स्क्वायर, है ना। चलो एक काम करते हैं, हम पाई कॉमन ले लेते हैं, पाई आर एन स्क्वायर माइनस आर एन माइनस वन स्क्वायर, क्या आएगा, पाई एन बी लैम्डा माइनस एन बी लैम्डा प्लस बी लैम्डा, ये तो आएगा, ये कैंसिल हो जाएगा, तो आपका एरिया आ जाएगा पाई बी लैम्डा। तो यहां से क्या हमें समझ आ रहा है, पाई कांस्टेंट है, बी भी कांस्टेंट है और लैम्डा भी कांस्टेंट है। इसका मतलब क्या है कि जो सभी हाफ पीरियड एलिमेंट है उनका एरिया इक्वल है, ऑल हाफ पीरियड एलिमेंट्स हैव इक्वल एरिया। ठीक है, इसका मतलब उनके एरिया का फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, पहली चीज हमें क्लियर होगी। दूसरी बात करते हैं डिस्टेंस की। ठीक है, जो देखो यहां से देखो ये सेंटर से, इसके सेंटर से उस पॉइंट तक, ये तो मैक्सिमम मिनिमम डिस्टेंस है। ठीक है, सबसे मिनिमम डिस्टेंस है। हम जैसे जैसे नेक्स्ट हाफ पीरियड एलिमेंट की तरफ जाते हैं तो डिस्टेंस क्या होता है, इंक्रीज होता है। एवरेज डिस्टेंस देखो, एवरेज डिस्टेंस इंक्रीज बाय फैक्टर ऑफ लैम्डा बाई टू। ठीक है, जितना ज्यादा हम ऊपर जाते जाते हैं, है ना, उतना क्या होता है, लैम्डा बाई टू से इंक्रीज होता है। देखो ये हम यहां लिख रहे हैं बी प्लस लैम्डा बाई टू, है ना, ये डिस्टेंस इंक्रीज हो रहा है। लेकिन अब यहां से बात क्या है, जैसे जैसे इसका डिस्टेंस इंक्रीज होगा, देखो मैं लिख देता हूं, एज डिस्टेंस इंक्रीज, तो जो रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड है इस पॉइंट पी पे, तो रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड डिक्रीज। ठीक है, जैसे जैसे डिस्टेंस इंक्रीज होता जाएगा वैसे वैसे उसका रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड क्या होगा, डिक्रीज होगा। तो अब हम ये कह सकते हैं कि इनका तो डिस्टेंस क्या है, कंटिन्यूअसली इंक्रीज हो रहा है। सही है, तो जो एम्पलीट्यूड है, तो रिजल्ट क्या है, रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड डिक्रीजेस कंटिन्यूअसली। ठीक है, कंटिन्यूअसली डिक्रीज हो रहा है। ठीक है, इतनी बात हुई। अब तीसरा फैक्टर देखते हैं, ऑब्लिक्विटी। ऑब्लिक्विटी, ठीक है, वो क्या होता है, देखो ये आपके हाफ पीरियड एलिमेंट्स हैं। ठीक है, कुछ इस तरह से है ना, ये देखो इस पॉइंट पी से देख रहे हैं। ठीक है, अब देखो ये कुछ इस तरह से मिला रहे हैं। ठीक है, अब देखो अगर आप इससे, इस वाली रे से और इन आपकी डिस्टेंस, ये रे है ना, इनका आप एंगल देखते हो, तो वो जैसे जैसे आप आगे बढ़ते जाते हो वैसे वैसे वो एंगल क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। मतलब ये एंगल कम है, ये थोड़ा बढ़ गया, ये थोड़ा बढ़ गया, ये थोड़ा बढ़ गया। ठीक है, तो अब हम ये कह सकते हैं द एंगल ऑफ इंक्रीजेस, एंगल ऑफ इंक्लिनेशन, इंक्लिनेशन। ठीक है, जो वेव फ्रंट है उनकी वेव्स का, ठीक है, ये क्या है, वेव ही तो एमिट कर रहा है, तो उनकी वेव का इस पॉइंट पी के रिस्पेक्ट में एंगल ऑफ इंक्लिनेशन वो क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है।
ठीक है, इंक्रीज हो रहा है। तो इस वो क्या हो रहा है, कंटिन्यूअसली इंक्रीज हो रहा है। तो इसका मतलब इन सारे एलिमेंट्स का जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाते हैं वैसे वैसे इनका इफेक्ट है वो क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। तो हम ये कह सकते हैं, तो जो रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड है वो क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। ठीक है, अब यहां से हम जब तीनों को कंसीडर करते हैं, हमारे तीनों फैक्टर, ठीक है, एरिया हो गया पहला, एरिया दूसरा, डिस्टेंस और तीसरा ऑब्लिगिटी, ठीक है, इनको जब हम कंसीडर कर लेते हैं तो हम ये पाते हैं कि इनका जो एम्पलीट्यूड है, जो A1, A2, A3, वो क्या होगा, कंटिन्यूअसली सॉरी A1 नहीं आएगा यहां पर, A2, A3, A4, ठीक है, क्योंकि A1 तो कांस्टेंट है, वो तो आपका डायरेक्टली नॉर्मल है उसके, ठीक है। बाकी जो A2, A3, A4 वो क्या है, कंटिन्यूअसली डिक्रीज हो रहे हैं, ठीक है। उनको हम क्या लिख सकते हैं, एज अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, ठीक है। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन होता है ना, वो क्या होता है, कंटिन्यूअसली आपका इंक्रीज या डिक्रीज होता है, ठीक है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, ठीक है। उसको हम क्या लिखते हैं, एज ए मीन। तो हम क्या लिख सकते हैं, देखो A1 तो हमारा हमने मान लिया जो है वो है, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं A2 की, ठीक है, A2 की बात करते हैं हम। A2 क्या मान लेते हैं कि वो है A1 प्लस A3/2, ठीक है। और वैसे ही A4 है वो हम मान लेते हैं A3 प्लस A5/2, ठीक है। हमने क्या देखा है, ये कैसे मानना है, ये हमने मानना है कि वो कंटिन्यूअसली डिक्रीज हो रहे हैं। तो ठीक है, हम क्या करते हैं, ये जो आपका A4 है, A4 का जो एम्पलीट्यूड है वो कंटिन्यूअसली कैसे होगा, आपके इससे बड़े वाले का एम्पलीट्यूड प्लस इससे छोटे वाले का एम्पलीट्यूड डिवाइडेड बाय 2। ये क्या होगा, A4 का एम्पलीट्यूड क्या होगा, इन दोनों के बीच का होगा कुछ ना कुछ, ठीक है। इसका मतलब यही है, जो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है इसका मतलब यही है, इस सेकंड वाले का एम्पलीट्यूड वो फर्स्ट और थर्ड वाले के बीच का होगा, ठीक है। वो क्या होगा, कंटिन्यूअसली डिक्रीज हो रहा है, ठीक है। ये हमने ये लिख दिया। अब देखो, अब हम क्या लिख सकते हैं, हमारा जो रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड है वो क्या लिख सकते हैं, A1 माइनस A2 प्लस A3 माइनस A4, इसी तरीके से था प्लस माइनस AN, ठीक है। अब क्या करते हैं हम, A1 को दो पार्ट में डिवाइड कर लो भाई, A1/2 प्लस A1/2 हो गया, माइनस A2 की जगह क्या लिखना है, A1/2 माइनस A3/2, ठीक है। प्लस में आपको A3 को दो में डिवाइड कर लो, A3/2 प्लस A3/2, ठीक है। माइनस A4 का क्या आ गया, A3/2 माइनस A5/2, ठीक है। प्लस में आपके और आ जाएंगे और प्लस माइनस AN/2, ठीक है। अब हम क्या कह सकते हैं, ये कंटिन्यूअसली डिक्रीज हो रहे हैं, तो AN वाले का तो हम 0 कर दिया, ठीक है। कंटिन्यूअसली डिक्रीज हो रहा है तो लास्ट वाले का हमने नेग्लेजिबल मान लिया। अब बात करते हैं इनकी, देखो ये वाला जो A1/2 है वो इससे कैंसिल हो जाएगा, अगला A3/2 इससे कैंसिल हो जाएगा, फिर A3/2 इससे कैंसिल हो जाएगा, ये A5/2 भी अगले वाले से कैंसिल हो जाएगा। इसका मतलब लास्ट वाले सब कैंसिल हो जाएंगे, क्या बचा, A1/2। तो जो रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड है वो बच गया आपका A1/2, ठीक है। इतनी बात हुई। अब देखो, अब हम एक स्टेटमेंट लिखते हैं, द रिजल्टेंट amplitude at P due to whole of the wavefront is just equal to half of the amplitude due to first हाफ पीरियड एलिमेंट, ठीक है। जो ये A1 किसका है, फर्स्ट हाफ पीरियड एलिमेंट का एम्पलीट्यूड है, ठीक है। तो जो रिजल्टिंग एम्पलीट्यूड है एट P वो किसकी वजह से होगा, सिर्फ उसका आधा, ठीक है। अब देखो, अब हम क्या करते हैं, अब हम थोड़ा सा गेम खेलेंगे। क्या खेलेंगे, गेम खेलेंगे। पहला गेम क्या खेलेंगे, हमारा जो ये था ना हाफ पीरियड एलिमेंट कुछ इस तरह से, ठीक है, और ये एट PR है, इसके बीच में हम एक ऑब्स्टिकल रख देंगे, ठीक है। हम क्या रखेंगे, एक ऑब्स्टिकल रख देंगे, और ऑब्स्टिकल कुछ इस तरह से रखेंगे कि ये जो आपका फर्स्ट हाफ पीरियड एलिमेंट है, ठीक है, इसका जो एम्पलीट्यूड कितना है, A1 है, ये क्या कर दे, उसके एम्पलीट्यूड को आधा हटा दे, ठीक है। क्या कर दे, आधा क्या कर ले, वो एक्सपोज कर ले, ठीक है। वो ऑब्स्टिकल कुछ इस तरह से रखेंगे कि उसका वो A1/2 वो क्या कर दे, एम्पलीट्यूड आधा कम कर दे उसका, ठीक है। उस केस में क्या होगा, जो रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड है A' वो क्या हो जाएगा, इसका A1/2
आ गया ना, ठीक है। फिर हम क्या करते हैं, फिर यही फॉर्मूला लगा दो, यही है ना, रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड तो ऐसे दिया जाता है। हमने क्या किया, ये ऑब्स्टिकल लगा के सिर्फ इसका एम्पलीट्यूड आधा किया है, फर्स्ट हाफ पीरियड एलिमेंट का, ठीक है। आधा करने के बाद बाकी ऐसा कैसा लिख दो, क्या आया था, -a1/2 -a3/2 प्लस a3/2 और प्लस a3/2 -a3/2, ठीक है। इस तरह से आगे बढ़ता जा रहा है। और हमने क्या देखा था, वो लास्ट वाली टर्म्स क्या हो रही थी, कैंसिल हो रही थी एक दूसरे से। और वैसे ही अब क्या हो जाएगा, अब आपका a1/2 से कैंसिल हो जाएगा, कुछ नहीं बचेगा। तो जो आपका रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड है वो हो जाएगा 0, ठीक है। तो जो पहला गेम हमने खेला उससे क्या आया कि हम अगर ऐसा ऑब्स्टिकल रखते हैं जो क्या करता है, इस फर्स्ट हाफ पीरियड एलिमेंट के आधे एम्पलीट्यूड को कम कर देता है, ठीक है। तो आपका उस पॉइंट P पर कोई रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड नहीं होगा, समझ रहे हो ना। उस पॉइंट P पर कोई इंटेंसिटी नहीं होगी, कोई लाइट नहीं पहुंचेगी वहां पर एकदम शैडो हो जाएगा, समझ रहे हो ना। वहां पर क्या हो जाएगा, एकदम शैडो हो जाएगा। क्यों, क्योंकि एम्पलीट्यूड 0 है, इंटेंसिटी क्या होती है, एम्पलीट्यूड का स्क्वायर, ठीक है। तो वो क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी, ठीक है। इतना बात हुआ। अब देखो, वो जो ऑब्स्टिकल हमने रखा है वो कितना बड़ा होना चाहिए, कितना होना चाहिए, जितना इसका रेडियस है, इस फर्स्ट हाफ पीरियड एलिमेंट का जो रेडियस है वो क्या था, r1 कितना था, r क्या था, nb लैम्डा था ना, का स्क्वायर रूट। तो ये क्या हो जाएगा, b लैम्डा, ठीक है। अब मान लो एक केस कंसीडर करते हैं जिसमें मान लो b है आपका, वो मान लीजिए 100 सेंटीमीटर मान ले, ठीक है, 100 सेंटीमीटर इंटू आपका लैम्डा मान ले 5896, ठीक है। किसका है ये, सोडियम लाइट का। तब क्या होगा, तो जो R1 आएगा वो आएगा 0.08 सेंटीमीटर, ठीक है। इसका मतलब क्या है, ये जो ऑब्स्टिकल है उसका रेडियस इस रेडियस से भी कम होना चाहिए, तभी तो आधा एम्पलीट्यूड वो घटाएगा ना, ठीक है। अब देखो, यही बात होती है अगर आप साउंड का केस कंसीडर करते हैं, ठीक है। अगर आप साउंड का केस कंसीडर करते हैं, उसमें क्या होता है, उसमें अगर आप वेव फ्रंट की बात करते हैं, बी लैम्डा, उसमें बी कितने ऑर्डर का होता है आपके, 100, मान लो वही 100 सेंटीमीटर लिया हमने, ठीक है। और लैम्डा भी हमने ले लिया 100 सेंटीमीटर, ठीक है। तो उस केस में आपका जो ये रेडियस होगा वो बहुत ज्यादा होगा, कितना, लगभग 100 सेंटीमीटर, ठीक है। ये रेडियस क्या होगा, इतना। तो देखो, इसको और इसको आप कंपेयर करके देखो, इसका मतलब क्या है, अगर आप इस वेव फ्रंट के रास्ते में एक छोटा सा ऑब्स्टिकल रखते हैं तो आपके उस लाइट को पूरा वो क्या कर देगा, ब्लॉक कर देगा, सही है ना। एक इससे भी कम रेडियस का आप ऑब्स्टिकल रखते हैं, वो भी लाइट को क्या कर देगा, ब्लॉक कर देगा। लेकिन साउंड के केस में क्या है, आपको इतना बड़ा ऑब्स्टिकल रखना पड़ेगा, ठीक है ना। तभी क्या होता है, जो साउंड होता है ना, उसमें जो बेंडिंग इफेक्ट है वो ज्यादा दिखाई देता है, ठीक है। लाइट के केस में उतना नहीं दिखता। अब बात करते हैं हमारे दूसरे गेम की। दूसरा गेम हम क्या करते हैं, इस ऑब्स्टिकल की साइज हम इतना कर देते हैं कि जो ये A1 है ये पूरा ब्लॉक कर दे, ठीक है। जो हाफ पीरियड एलिमेंट है, ठीक है, उसके एम्पलीट्यूड को पूरा ब्लॉक कर दे, ठीक है। उस केस में क्या होगा, उस केस में जो आपका A1 डबल प्राइम A डबल प्राइम होगा वो क्या होगा, -A2 प्लस A3 -A4 प्लस A5। इसमें क्या बच जाएगा, इसमें बच जाएगा -A2/2, यही तो बच जाएगा, बाकी तो कैंसिल हो जाएंगे, ठीक है। सिर्फ ये बच जाएगा, ठीक है। अब देखो, इसमें आपका इंटेंसिटी क्या आएगा, इंटेंसिटी इज प्रोपोर्शनल टू A1 डबल प्राइम स्क्वायर, वो क्या आएगा, A2/4, यही तो आएगा, A2/4। ये लगभग किसके इक्वल है, ये लगभग आपका इक्वल है A1/4, ठीक है। लगभग इसी के तो इक्वल है, थोड़ा सा ही तो डिक्रीज हुआ है, लेकिन लगभग इक्वल है। अब देखो ये क्या, अब इसका मतलब क्या है, अगर हमने ऑब्स्टिकल की साइज इतनी कर दी है कि वो फर्स्ट हाफ पीरियड एलिमेंट को ब्लॉक कर दे, ठीक है, तब क्या होगा, यहां पर इंटेंसिटी 0 नहीं होगा। यहां इस पहले वाले गेम में हमने क्या किया कि इतना ऑब्स्टिकल रखा कि वो इसका आधा ही एम्पलीट्यूड वो डिक्रीज करे, ठीक है। इस केस में क्या होगा, वो सिर्फ पूरा आपका पूरा एम्पलीट्यूड क्या कर दे, ब्लॉक कर दे। ऑब्स्टिकल की साइज तो हमने थोड़ी सी तो बढ़ाई है, ठीक है, थोड़ी सी ही तो बढ़ाई है, लेकिन क्या हुआ, इस केस में यहां पर इंटेंसिटी 0 नहीं हुआ इस पॉइंट P पर,
ठीक है, यहां से हम ये कह सकते हैं, यहां से हमारा रिजल्ट आया, द साइज ऑफ ऑब्स्टिकल प्लेस्ड इन पाथ ऑफ लाइट इज कंपेरेबल टू द वेवलेंथ ऑफ लाइट। ठीक है, अब देखो ये जो ऑब्स्टिकल का साइज होगा, साइज ऑफ ऑब्स्टिकल, ऑब्स्टिकल किसके कंपेयर का होगा, वेवलेंथ ऑफ लाइट। ठीक है ना, उसी के तो कंपेयर का होगा। देखो यहां से देखो रेडियस कितनी है, यही तो है b इंटू लेमडा, ठीक है, इसका स्क्वायर रूट, तो उसका जो साइज है वो वेवलेंथ के कंपेयर में होगा। अब अगर इसके कंपेयर का हम रख दें, ठीक है, तब क्या होगा, एट पॉइंट P कुछ ना कुछ इंटेंसिटी आएगा, सम इंटेंसिटी। देखो पिछले वाले केस में क्या था, कोई इंटेंसिटी नहीं था, लेकिन हमने क्या किया, उसका साइज थोड़ा सा बढ़ाया तो यहां पर कुछ इंटेंसिटी आ गया। इसका मतलब क्या है, इट इज पॉसिबल टू गेट इल्यूमिनेशन, इल्यूमिनेशन मतलब लाइट, इल्यूमिनेशन इन द रीजन ऑफ जियोमेट्रिकल शैडो। ठीक है ना, देखो हमने छोटा ऑब्स्टिकल रखा तब तो वहां पर शेडो आ गई थी, ठीक है, कोई इंटेंसिटी नहीं आया था, यहां से कोई इंटेंसिटी नहीं आया था। लेकिन उसका ऑब्स्टिकल का साइज हम थोड़ा सा इंक्रीज करते हैं, इंक्रीज करते ही क्या होता है, वहां पर कुछ इल्यूमिनेशन आ जाता है। कहां आ जाता है, जहां पर जियोमेट्रिकल पॉइंट ऑफ व्यू से जहां पर शेडो होना था वहां पर कुछ इल्यूमिनेशन आ जाता है। तो इसका मतलब क्या है कि फ्रेनेल ने ये आपको मतलब बता दिया है कि जो लाइट का रेक्टिलिनियर प्रोपोगेशन है, ठीक है, वो क्या है, एक जस्ट अप्रोक्सीमेशन है। देखो क्या है, रेक्टिलिनियर प्रोपोगेशन ऑफ लाइट इज ओनली अप्रोक्सीमेशन। ठीक है ना, और जो लाइट है वो क्या होती है, बैंड राउंड द कॉर्नर्स ऑफ द ऑब्स्टिकल, जो ऑब्स्टिकल है उसके कॉर्नर से क्या होती है, बैंड हो जाती है। ठीक है, तो भाई इस लेक्चर में इतना ही, नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे जोन प्लेट। ओके, थैंक यू।